सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, पिछले सप्ताह हमने मातृभूमि कविता पूर्ण की। मैंने उसका पीडीएफ भी भेजा था तुम्हें। शायद आप सबने उसे अच्छी तरह से लिख लिया होगा। आज मैं 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ आरंभ करने जा रहा हूँ और दूसरे पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह पाठ बहुत ही रोमांचक पाठ है। आज हम इसके विषय में जानेंगे। तो कक्षा 10वीं के छात्रों, जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पाठ परिचय में क्या लिखा है। ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 10ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಠ ಪರಿಚಯ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ अर्थ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. पाठ परिचय: इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो बच्चों, जब आप कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हो, तो वस्तु खरीदने के लिए जब जाते हो मार्केट में, बाजार में, तो वहां पर आपको फंसाने वाले कई लोग मिल जाते हैं और ये फंसाने वाले लोग इस तरह से आपको फंसाते हैं कि आप ठग जाते हो, यानी आप वहां धोखा खा जाते हो। ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಇದರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದವರು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಲೋನೇ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೂ ಕೆಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೂ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ತರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತು ತರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ನಾವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಏನೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಂದಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ अति दौड़ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कई ऐसी कहानियां लिखी है जो जग प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी हमेशा उन विषयों को उठाते हैं जो विषय आज के युग से जुड़े हुए हैं। सामाजिक परिस्थितियों का सही अवलोकन मुंशी प्रेमचंद जी अपने पाठ द्वारा हमेशा करते आए हैं और इस पाठ में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। कश्मीर किसी के लिए प्रसिद्ध है तो कश्मीर प्रसिद्ध है सेब के लिए। सेब अंदरे कन्नडदल्ली सेबु हण्ण, इंग्लिशदल्ली एप्पल. एप्पल. कश्मीर इज फेमस फॉर एप्पल. कश्मीर में सेब बहुत अधिक प्रमाण में मिलते हैं और ये सेब हमेशा से
उत्तम दर्जे के माने गए हैं, बेस्ट क्वालिटी एप्पल्स होते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को ये पता तक ना चले कि ये कश्मीरी सेब है या नहीं, कोई दूसरे है, ऐसा करके उन्हें फंसाकर घटिया सेब दे देते हैं। दिखने में सबका रंग ऊपर से एक ही होता है, सेब का रंग हमेशा से लाल ही होता है, तो लाल सेब, सभी लाल सेब कश्मीरी सेब नहीं होते। कुछ एक अच्छे दर्जे के सेब ही कश्मीरी सेब कहलाते हैं। तो हमारे पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी समझ बैठे कि उन्होंने बढ़िया क्वालिटी के सेब लिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि कश्मीरी सेब के नाम पर उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। उन्हें बहुत जबरदस्त फंसाया गया है। जितने सेब उन्होंने खरीदे थे, सारे के सारे सेब खराब निकले, पूरा पैसा व्यर्थ गया। तब उनके मन में एक विचार आया कि जिस तरह से मैंने धोखा खाया है, उस तरह से आप कोई धोखा ना खाएं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस पाठ की रचना की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की, कि आप कभी मार्केट जाकर धोखा मत खाओ। अगर आपको धोखा हुआ तो फिर ये धोखाधड़ी का धंधा ऐसा ही चलता रहेगा, युगों युगों तक चलता रहेगा। इसे हमें रोकना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लिखा है। अब आज आप 10वीं कक्षा में हो, अगले साल आप कॉलेज पहुंच जाओगे। कॉलेज पहुंचने के बाद में आप पर जिम्मेदारी आएगी, घर संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा। आप बाजार से, आपको जो भी माँ बाप काम दे रहे हैं वो काम आपको करना पड़ेगा, जाकर बाहर से चीजें खरीद कर लानी पड़ेगी। तब क्या करोगे, तब उस दिन के लिए आपको आज से तैयार रहना है। आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य से कश्मीरी सेब नामक पाठ लिखा गया है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़कर देखते हैं कि इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद हमसे क्या कहना चाहते हैं। सुनो, कश्मीरी सेब, यहां देखिए, कश्मीरी सेब, ये पाठ आपको अपने टेक्स्ट बुक में देखना है इस पाठ की ओर। अब इस पाठ को मैं पढ़ाऊंगा, सबका ध्यान मेरी तरफ होगा। देखो, अब यहां पर इस पाठ में क्या कहा गया है। कश्मीरी सेब, लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए थे। देखो, लेखक ने क्या किया, तो लेखक सेब खरीदने के लिए और बाजार से दूसरी वस्तुएं लाने के लिए वो गए थे। तो चौक में पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान
पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान का मतलब है ऐसी दुकान जहां पर आपको वो वस्तुएं मिलेंगी जिसे हम अंग्रेजी में ड्राई फ्रूट्स कहते हैं और हिंदी में सूखा मेवा कहते हैं। सूखा मेवा यानी क्या? काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, ये सभी मेवा कहलाता है। तो ये चीजें वहां पर दिखाई देगी। तो यहां देखो क्या होता है, एक दुकान पर बहुत अच्छे, वहां उन्हें और भी कुछ चीजें दिखाई दी, उसमें था सेब। तो दुकान पर बहुत अच्छे गुलाबी रंग के सेब नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर भी बहुत विटामिन रखता है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सुनो बच्चों, यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं। एक है टोमेटो जो सब्जी में इस्तेमाल होता है, एक है गाजर। गाजर को पहले मेवों के साथ यानी दूसरे फलों के साथ इसे जोड़कर रखा नहीं जाता था, लेकिन इसमें जितने विटामिन है, जितने प्रोटीन है, जितने विटामिन है, प्रोटीन और विटामिन की वजह से टमाटर और गाजर को एक स्थान मिल गया और उसने भी फलों में अपने नाम दर्ज कर लिए। अब जहां कहीं भी फलों के दुकान पर तुम जाओगे तो फलों के दुकान पर केवल तुम्हें वहां आम, सेब, सीताफल, रामफल ये नजर नहीं आएंगे। इसके साथ में आपको वहां पर गाजर भी नजर आएगा। तो गाजर को भी इतना महत्वपूर्ण स्थान उसके गुणों के कारण मिला है, ऐसा लेखक यहां कह रहे हैं। आगे लेखक ने यह भी कहा कि एक समय था गाजर गरीबों के लिए बहुत बड़ा फल माना जाता था, अमीरों के लिए तो सिर्फ हलवे का काम करता था, लेकिन आज उसके गुणों ने गाजर को भी फलों के दर्जे में बिठा दिया है। तो आगे देखिए लेखक क्या कहना चाहते हैं। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं है। यहाँ पर लेखक हमें यहाँ कहना चाहते हैं कि सेब शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर रोज हम एक सेब खाएंगे तो डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। सेब हमारे सेहत को इतना तंदुरुस्त रखेगा कि फिर कभी डॉक्टर की याद आपको नहीं आएगी। तो लेखक यहां कहना चाहते हैं कि डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कोई कड़वी दवाई खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप रोजाना एक सेब खाते हो तो
तो यहां देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है, सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। अब अगर हम सेब और आम को जोड़कर बताना चाहे तो बच्चों, सेब और आम दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। सेब जितना पौष्टिक है उसके मुकाबले में आम उतना पौष्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी आम जितना मीठा है उतना सेब मीठा नहीं है। लेकिन दोनों की जब तुलना की जाती है तो ऐसा लगता है कि दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। तो अब वो कैसे महत्वपूर्ण हैं ये बताने के लिए उन्होंने यहां लिखा है कि आम से बढ़कर सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब और आम के रसों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन मैंगो एंड एप्पल, तो स्वीटनेस किसमें ज्यादा होता है ये चेक करेंगे तो आम पहले नंबर पर आएगा, ये तो सही है। लेकिन सेब अपने गुणों के कारण वो भी पहले नंबर पर जाकर बैठ गया है। तो यहां देखिए क्या होता है, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। अब यहां पर सेब खरीदने की बारी आई तो लेखक ने क्या किया, मोल भाव किया, पहले कितना पैसा देना है, क्या करना है। फिर इसके बाद में उन्होंने आधा सेब यानी 500 ग्राम यानी आधा किलो सेब उन्होंने खरीदे। तो देखिए क्या हुआ, तो आधा सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के आए हैं, आपके लिए लाया हूं, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। अब दुकानदार है, दुकानदार को तो अपना माल बेचना है और दुकानदार माल बेचने के लिए क्या करेगा, आपसे कहेगा कि अरे 500 ग्राम बगे अर्धा किलो तಗೋತೀರಿ, ಏನು अर्धा किलो ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, अर्धा किलो ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, 1 किलो ಒಯ್ಯಿರಿ, 2 किलो ಒಯ್ಯಿರಿ, 4 किलो ಒಯ್ಯಿರಿ, ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಅವರು। यहां दुकानदार ने भी यही किया। और दुकानदार ने क्या किया, देखो मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। लेखक ने क्या किया, अपना रुमाल निकाला, रुमाल दिखाया और कहा, इस रुमाल के अंदर आप सेब भर दो। तो यहां पर दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना, बढ़िया वाले। अब यहां क्या हुआ, दुकानदार ने तो कह दिया नौकर से कि हमारे पुराने कस्टमर हैं, इनके लिए बढ़िया वाला सेब लेके आना। लेकिन वो नौकर ने क्या किया, नौकर ने घटिया क्वालिटी के सेब उठाकर लाए। लौंडा 4 सेब लाया, दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रख दिए। देखो क्या हुआ, नौकर ने आधा सेब तोले तो 4 सेब आए और 4 सेब आने के बाद उसे एक कागज के पॉकेट में डाला, कागज के पॉकेट में डालकर रुमाल में उसे लपेटा, गांठ बांधकर उसे दे दिया। इधर लेखक ने 4 सेब के 4 आने का मतलब है 25 पैसा।
यानी 1 रुपये का चौथा भाग। आज 1 रुपीज आप देखते हो, 1 रुपीज आज भी मार्केट में मिलता है। यह है 1 रुपीज। तो ये 1 रुपीज आज भी मार्केट में मिलता है, लेकिन ये 1 रुपीज का चौथा हिस्सा, यानी 1 रुपये का चौथा हिस्सा, यानी 4 आने, कन्नड़ में इसको नालकाने बोलते हैं, 25 पैसा बोलते हैं। ये 25 पैसा में, 25 पैसे में, 4 आने में उन्होंने 4 सेब खरीदे। बच्चों, आज के दिन अगर तुम मार्केट में सेब खरीदने जाओ तो तुम्हें 20 रुपये, 25 रुपये से कम में एक सेब नहीं मिलेगा। 20 to 25 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो अब वो सेब लेकर घर आए। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं, घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा, रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, मगर ये भी आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो नहीं था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बोरे में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसे का इतना गम नहीं हुआ जितना समाज के चारित्रिक पतन का। अब लेखक ने देखा, दूसरे दिन 4 सेब खाने की उसने सोची। पहला सेब निकाला तो पहला सेब सड़ा हुआ निकला। दूसरा सेब निकाला, वो भी वैसा ही सड़ा हुआ था। तीसरा सेब निकाला, उसमें भी दाग थे। वो सेब भी देखा उन्होंने, वो भी अंदर से खराब हुआ था। चौथा सेब बिना दाग का था, लेकिन खाने लायक नहीं था। चारों सेब खराब हो गए। लेखक को इस बात का दुख नहीं था कि उसके 4 आने चले गए, 25 पैसे चले गए। लेकिन लेखक को इस बात का दुख था कि आज समाज में लोग कितना धोखा दे रहे हैं। इतना धोखा देकर लोग दूसरों को चीजें बेच रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पैसा कमाओ, लेकिन धोखे से मत कमाओ। धोखा देकर अगर पैसा कमाओगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो ये लेखक को बात चुभ गई। लेखक सोचने लगे कि कितना आज हमारा नैतिक मूल्य गिरता जा रहा है। लेखक मुंशी ಪ್ರೇಮಚಂದ್ಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು। 4 ಆಣೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ। 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬಾದ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೂ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ। ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು। ಇವತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಫಾಯ್ದೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಜನರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಮಾತಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು। देखो यहाँ क्या होता है। तो यहाँ पर दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसे क्षमा के योग्य समझता। योग्य
समझता, सोचता, उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। तो लेखक ने सोचा, एक सेब खराब निकलता तो मैं सोच सकता था कि गलती से खराब सेब चला गया हो, लेकिन चारों के चारों सेब खराब निकले, इसका मतलब लेखक ने जानबूझकर मुझे धोखा दिया है और मुझे फंसाने के लिए, मुझे घटिया सामान देने के लिए ही उसने ऐसा किया है। ऐसा अब उसे समझ में आया। तो देखिए, यहाँ पर लेखक को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने रुमाल क्यों दिया। अगर वो रुमाल नहीं देता तो आज उसे इतने घटिया सेब नहीं मिलते। अब देखो क्या होता है। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाली जीव नहीं है और न इतने चौकस कि घर से लौटने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। जरा ये बात को ध्यान से सुनो। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। अगर आप उसे बेईमानी करने का मौका दोगे तो वो बहुत ज्यादा करेगा। आप जितना विश्वास करोगे वो आपको उतना धोखा देगा। इसीलिए कभी भी विश्वास करने से पहले 10 बार सोचो। तो यहाँ पर बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। अब लेखक को सारी बातें याद आने लगी। लेखक को लगा कि आजकल धोखा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो धोखा हर जगह हो रहा है, हर जगह विश्वासघात हो रहा है। चाहे आप म्युनिसिपैलिटी जाओ या किसी ऑफिस में जाओ, किसी कचहरी में जाओ या किसी पुलिस स्टेशन में जाओ, जहां भी जाओगे वहां आपको केवल एक मिलेगा और वो है धोखा। तो यहाँ पर इस प्रकार से अब इस धोखाधड़ी से बचना है तो हमें बड़ी सावधानी से जीना पड़ेगा और एक एक कदम हमें ठूक ठूक कर रखना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमें धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले ऐसे नहीं था। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। एक समय था व्यापारी बड़े ईमानदार थे, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते थे। यूं तोल में चाहे छटाक आध छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आए थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। अब लेखक पुरानी बातें सोच रहे हैं, उनके बचपन की बातें याद कर रहे हैं और ये कहते हैं कि एक जमाना था, लोग बड़े ईमानदार थे, दुकानदार बड़ा ईमानदार होता था। तकड़ी में चाहे तोल में जाए थोड़ा बहुत कम कर दे 50 ग्राम ज्यादा 50 ग्राम कम कर दे, लेकिन वो कभी भी आपको पैसों के मामले में धोखे नहीं देते थे। अगर आप गलती से उन्हें 5 के बदले 10 का नोट दे दे तो दूसरे दिन वो आकर आपके पैसे आपको लौटा देते थे। इतनी ईमानदारी थी एक जमाने में। लेकिन उस जमाने की एक वो बात याद करते हैं, वो समय था मुहर्रम का, मुहर्रम ईद था। तो मुहर्रम ईद के वक्त उन्होंने रेवड़ियां खरीदी थी। रेवड़ियां यानी वो गुड़ और तिल से बनती है। बेल्ला मत्तु एर्ड दिन ಮಾಡ್ತಾರೆ, उसको रेवड़ियां बोलते हैं। तो रेवड़ियां खरीदी थी और वो 1 पैसे की थी, ओनली 1 पैसा, यानी 1 रुपीज का 1 पैसा। तो 1 रुपीज में एक सिंगल पैसा होता है, वो सिंगल पैसे का खरीदा था। लेकिन गलती से लेखक ने उसे सिंगल पैसा न देकर आठाने दिया था।
यानी 50 पैसे दिए थे, 50 पैसा दिया था, लेकिन बाद में उस रेवड़िए वाले ने उनको उनके पैसे लौटा दिए। ये कैसे हुआ जरा सुनो। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। लेखक कहते हैं मेरे बचपन का जमाना था जब मैंने गलती से अठन्नी दे दी थी और मैं वहां दौड़ा दौड़ा गया तो उस दुकानदार ने, रेवड़ी के दुकानदार ने तुरंत अठन्नी निकालकर मुझे दे दी। इतनी ईमानदारी थी। आज वो ईमानदारी समाप्त हो गई है। आज तो केवल धोखा देने का कार्य हो रहा है और मुझे भी धोखा हुआ है। मैंने कश्मीरी सेब खरीदे, आंख बंद करके कश्मीरी सेब खरीदे और ये कश्मीरी सेब खरीदने का मुझे बहुत पश्चाताप है। आप इस पाठ से सीखिए और धोखाधड़ी से बच जाइए, नहीं तो आपके साथ भी धोखेबाजी हो सकती है। और धोखेबाजी पर प्रकाश डालने का कार्य लेखक ने इस पाठ से किया है। तो बच्चों, इस पाठ से आप यही सीख सकते हो कि आने वाले दिनों में आपको भी मार्केट में बड़ी सावधानी से सारी चीजें खरीदना है, धोखा नहीं करना है। अगर धोखा खा जाओगे तो बहुत पछताओगे। धन्यवाद।